एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी नई गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। उसे लगता है उसे के ड्राइवर को उसकी नई गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, इसलिए वो ड्राइवर को बदल कर दूसरा रख लेता है। दोबारा से वही समस्या आती है। वो फिर ड्राइवर को बदल कर तीसरा ड्राइवर रख लेता है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि समस्या उसके ड्राइवर में नहीं, उसकी गाड़ी में है। और वो तब तक परेशान रहेगा जब तक या तो वो गाड़ी को बदल नहीं लेता या उस गाड़ी को ठीक नहीं करवा लेता। आज ऐसा ही कुछ हालात भारत देश के साथ है। और अगर आपको ये लगता है कि 1947 में मिली तथाकथित आज़ादी के बाद हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे अधिकारी भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में, डेवलप्ड कंट्री बनाने में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है आपको वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका वहम टूट जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो तंत्र है बना हुआ है, ऑर्गेनोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा संविधान है, ये सब इस तरीके से बनाए गए हैं कि ईमानदारी से व्यक्ति काम करे और देश के लिए काम करे, देश से प्यार करे और उसको आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है आप गलत फहमी में हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदार होकर ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है तो ये तंत्र उसको उसी तरीके से निकाल कर फेंक देता है जैसे दूध में से किसी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। दो ऐसे बड़े उदाहरण दूंगा जिन्होंने इस लीग से हटकर, इस भ्रष्ट तंत्र से हटकर देश के लिए कुछ करने की सोची थी, लेकिन उनको ऐसे ही भ्रष्ट तंत्र ने निकाल कर फेंक दिया, अलग कर दिया। 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आज़ादी मिली और हमें बताया गया कि हमें अपना ऑर्गेनोग्राम, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना संविधान हमने अपने हिसाब से बनाया है। लेकिन अगर आप इसको डीपली स्टडी करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हूबहू कॉपी है भारत का संविधान। अधिकांश चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, मात्रा, स्पेलिंग, यों की यों अधिकतर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नकल करके लिखी गई हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के लोगों पर अत्याचार करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, वो कैसे भारत के लोगों का भला कर सकता है आज़ादी के बाद, और कितना भला कर सकता है ये आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 में हुआ था। गोरे अंग्रेजों से हमें आज़ादी जरूर मिली थी, लेकिन सत्ता अधिकार काले अंग्रेजों के पास आ गए थे, जो अभी तक हमें लूट रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे। समस्या उस गाड़ी में है। उसके बाद ऐसे ही प्रधानमंत्री बदले गए। 15 अगस्त 1947 को जिन विदेशी कंपनियों को ताले लग जाने चाहिए थे, वो आज़ादी के बाद भी यूं ही चलती रही, और जो भी कोई प्रधानमंत्री आया वो विदेशी कंपनियों का ऐसे ही बुलाता रहा। इस लीग से हटकर दो प्रधानमंत्री ऐसे बने जिन्होंने इन कंपनियों से और विदेशी और विरोधी ताकतों से जो है लोहा लिया था, लेकिन उनको साइड में कर दिया गया। पहले थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके समय में भारत ने लड़ाइयाँ भी लड़ी अपने पड़ोसी देशों से, लेकिन कभी भी घुटने नहीं टेके, कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं गिराया, स्वदेशी को हमेशा ऊपर रखा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आई थी। आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका में जानवरों को खिलाए जाने वाला लाल गेहूं भारत को दिया जाता था। तो मात्र एक बार उनके आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने उपवास रखना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, वहां से लाल गेहूं जो है आना बंद हो गया था। ये होती है स्वदेशी की ताकत। ये होती है एक ऐसे प्रधानमंत्री की ताकत जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत नहीं आई थी और भारत की जीडीपी नहीं गिरी थी। तथाकथित बुद्धिजीवियों को बता दूं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो। दूसरा ही एक ऐसा बड़ा उदाहरण था, बात उस समय की है जब 1975 में इमरजेंसी को देश पर थोप दिया गया था। 1975 से 1977 का वो समय था, और इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार को लोगों ने दरकिनार कर दिया और जनता दल की सरकार बनी थी। इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मैं मोरारजी देसाई का कभी भी एक चीज के लिए समर्थन नहीं करूंगा, उन्होंने भारत की रॉ को, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका फंड काटा था, और कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो रॉ के अधिकारियों ने काम किया था उस पर कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई का हाथ, मैं कहूं ये था कि भारत के अफसरों को पाकिस्तान में
पकड़ा गया था और कहुटा न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो बेस तैयार किया गया था भारत के रो के ऑफिसर्स को, उस पर पानी फेर दिया था मोरारजी देसाई ने। ये कभी एक अलग विषय है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन अगर हम स्वदेशी की बात करें तो मोरारजी देसाई, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उनका दूसरा नंबर आता है। ये वो व्यक्ति था जिसने अपने कार्यकाल में एक भी विदेशी कंपनी को भारत में नहीं आने दिया। और इनके समय में ऐसा था, इन्होंने रिटर्न ऑर्डर पास करवा दिया था जॉर्ज फर्नांडिस से, जो उस समय के उद्योग मंत्री थे, कि भारत में जितनी भी ये विदेशी कंपनियां हैं इनको ताला लगाइए और यहां से बाहर जाइए। कोका कोला जैसी कंपनी को यह भी बता दिया गया था कि वो अपना सीक्रेट फॉर्मूला जो है वो रिवील करिए, नहीं तो बाहर जाइए। उन्होंने रिवील नहीं किया और वो देश छोड़कर चली गई। रातों रात 54 बड़ी कंपनियों ने भारत देश को छोड़ा था। IBM, कोका कोला, ये जैसी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने भारत देश को छोड़ दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जिस पर आज सबसे ज्यादा रोना रोया जाता है कि विदेशी कंपनियों के बिना जो है पैसा नहीं आएगा, GDP गिर जाएगी। तो मैं बात बता दूं कि शशि थरूर की एक किताब है, एक पुस्तक है इंडिया, उसमें ये लिखते हैं, शशि थरूर को मैं कोट करता हूं, उन्होंने हालांकि अंग्रेजी में इस पुस्तक को लिखा है लेकिन मैं हिंदी में बता दूं कि उन्होंने लिखा कि जनता दल के मंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बाहर फेंक दिया और RBI के स्टेट्स हैं, 54 विदेशी कंपनियों को देश से बाहर कर दिया गया था। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उस समय भारत की GDP विदेशी कंपनियों के बाहर जाने से घटी नहीं, बढ़ी थी। 7.2% की GDP 1978 में थी और हर साल भारत का एक्सपोर्ट विदेशी कंपनियों के बाहर जाने के बाद हर साल 0.1% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। मतलब हर दशक में 1% भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। कब तक? 1985 तक। उसके बाद रिफॉर्म्स के लिए जमीन तैयार की गई। 1977 से 1985 तक 0.1% हर साल भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशी कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी थी, उसके बाद ये सब हो रहा था। 1985 के बाद ग्राउंड तैयार किए गए, विदेशों में मीटिंगें होने लगी और 1991 में LPG रिफॉर्म्स आ गए। ये जो ग्लोबलाइजेशन का फंडा आया, इससे क्या था, विदेशी कंपनियां जो बाहर चली गई थी देश से, वो दोबारा से आ गई। कोका कोला जैसी कंपनी भारत आ गई और इसके साथ साथ हजारों कंपनी आ गई। इसके बाद GDP क्या हुई हम सब जानते हैं, GDP गिरी थी, एक्सपोर्ट हमारा गिरा था। अब तक भी भारत उस GDP जो है ग्रोथ रेट को बराबरी नहीं कर सका जो 1978 में थी। 7.2% की ग्रोथ रेट थी उस समय। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर है कि विदेशी कंपनियों के रहने से GDP बढ़ती है, घटती है, या एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है या घटता है। कोई भी किसी भी देश के लिए काम नहीं करता। अगर कोई विदेशी कंपनी है वो अपने देश में पैसा लेकर जाएगी, हमें कोई पैसा देने वाला नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन इस देश के भ्रष्ट तंत्र ने हमारे इन दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया हम सभी जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की विवादास्पद, संदेशपद परिस्थितियों में मौत हो गई और मोरारजी देसाई को कितने दिन प्रधानमंत्री जो है बनने का मौका मिला था हम सब जानते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो विदेशी कंपनियों का जंजाल इतना बड़ा हो चुका है, ये इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करती हैं कि इनसे निकल पाना सरकार के लिए तो संभव नहीं है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री नहीं है जो इनको एक बार में लिखित में रिटर्न ऑर्डर दे देंगे कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि आज सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है कि जिन देशों से विदेशी कंपनियां आती हैं हम उनसे इतने बड़े बड़े कर्ज लेते हैं कि अगर हमने इनको छुआ भी, अगर इनके खिलाफ कुछ भी एक लिखित में भी सरकार ने कुछ कंप्लेन जो है की या इन विदेशी कंपनियों को कुछ भी कहा, तो वहां से कर्जा, वहां से लोन आना बंद हो जाएगा और देश कैसे चलेगा ये हमारी सरकार को नहीं पता। ये अभी के लोगों को, मंत्रियों को, अफसरों को नहीं पता। उनको बस ये पता है कि हर साल लोन की किस्त आती है, उससे हम अपना देश चलाते हैं। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार मजबूर है, आप मजबूर नहीं है। चाइना कैसे हमारे लोगों को, देश को धमकाता है हम सबको पता है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में रातों रात अगर हम इससे निकल सकते हैं इस षड्यंत्र से, विदेशी कंपनियों के जंजाल से, तो हम गलत हैं। हाँ, स्टेप वाइज, चरणबद्ध तरीके से हम इनको सबक सिखा सकते हैं।
जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम कम करते हैं या जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें नहीं हैं, जो जीवन में इतनी आवश्यक नहीं है और विदेशी कंपनियों से हम खरीदते हैं, उनको हम इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। जिनके विकल्प अभी स्वदेशी नहीं है, उन चीज़ों को हम कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विदेशी कंपनियों से। लेकिन अगर हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो सप्लाई ज़रूर होगी। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको किसी स्वदेशी कंपनी का, किसी भी देश की कंपनी का कोई भी चीज़ 2 रुपये महंगी मिल जाए? क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर स्वदेशी कंपनी की कोई भी चीज़ में क्वालिटी कम हो? मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ों में हमें कोई भी नेशनलिटी या जो पैट्रियोटिज्म सीखना चाहिए तो जापान के लोगों से सीखना चाहिए। उनमें इस मामले में बड़ा ही पैट्रियोटिज्म जो है स्वदेशी के लिए प्यार दिखता है और इसीलिए वो आज इतने आगे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, इसमें सिर्फ अक्सर हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान और चीन हमारे जो है दुश्मन है इस मामले में। ऐसा नहीं है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, हर कोई वो देश है जहां जो अपना सामान आज भारत में बेच रहा है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे तब तक हम ऐसे ही लुटते रहेंगे और हमारी सरकार भी ऐसे ही मजबूर रहेगी। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं। धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। अगर स्वदेशी के ऊपर जोर होगा, डिमांड आएगी तो सप्लाई भी आएगी। अगर सप्लाई आएगी तो भारत की जो सरकार है उसकी जो डिपेंडेंसी है और देशों पर वो घटेगी, और अगर वो घटेगी तो हो सकता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी वो रिफॉर्म्स आए जिनको हम देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक छोटा सा बदलाव एक बड़े बदलाव का जन्मदाता हो सकता है। इसमें आप और मैं ज़रूर सहयोग कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए आपके द्वारा लाया गया बदलाव कितना छोटा है या वो कितना महत्व आगे रखता है। अगर हम बदलाव लाते हैं, चाहे छोटे ही लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन वो बदलाव महत्व रखता है। अगर हम इस सोच के साथ अपने जीवन में बदलाव लाएं तो मुझे लगता है भारत की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। जय हिंद।